के लिए। तो मशीन लर्निंग पढ़ने का ऑब्जेक्टिव होता है मॉडल को फिट करना या मॉडल को ट्रेन करना। और मॉडल को ट्रेन करने के बाद मॉडल से प्रिडिक्शन कराना। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मशीन लर्निंग का, वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल को ट्रेन करना ही होता है। और जो भी चीजें हमें समझनी है वो इसी को फोकस करते हुए हमें समझनी है कि मॉडल ऐसा ट्रेन हो जाए कि वो अनसीन डेटा पर अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमने अपना डेटा यूज करना है। उस डेटा पर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। और जो भी डेटा हम लेकर आते हैं उस डेटा को हम पहले दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। एक है हमारा ट्रेन और एक है हमारा टेस्ट। दो पार्ट में डेटा को स्प्लिट करने के बाद ट्रेनिंग डेटा पर मॉडल को हम ट्रेन करते हैं, जिसमें मॉडल को ये सिखाया जाता है कि किस तरह के सैंपल का क्या आउटपुट होता है। उसके बाद मॉडल की जब ट्रेनिंग हो जाती है तो हम मॉडल को पहले जज करते हैं। दैट मीन्स मॉडल को हम लोग एवेल्युएट करते हैं। मॉडल को एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि जिस डेटा पर हमने मॉडल को ट्रेन कराया है उसी डेटा का प्रिडिक्शन कराते हैं। और फिर उस प्रिडिक्शन के साथ हम लोग चेक करेंगे कि मॉडल ने कितने प्रिडिक्शन सही दिए हैं, कितने प्रिडिक्शन गलत दिए हैं। तो ऐसा करने के लिए एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन हमारे पास होता है, जिससे हम सैंपल्स का एक्चुअल आउटपुट और उन्हीं सैंपल का मॉडल का प्रिडिक्शन पास करते हैं, जिससे हमारा स्कोर 0 से 1 के बीच में मिल जाता है। फिर एक दूसरा तरीका ये कहा गया कि आप अपने मॉडल से उन सैंपल्स का प्रिडिक्शन कराएं जो मॉडल को ट्रेनिंग में नहीं दिए गए थे, लेकिन आप उनका आउटपुट जानते हैं कि उनका एक्चुअल आउटपुट क्या है। तो ऐसे सैंपल्स के सेट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट डेटा। तो हमने क्या करा, मॉडल को टेस्टिंग डेटा का प्रिडिक्शन कराया और फिर उसका जो स्कोर था वो हमने निकाला। तो जब इस तरह से हम लोग मॉडल का ट्रेनिंग स्कोर और टेस्टिंग स्कोर निकालते हैं तो हमारे पास दो तरह की एरर हमें दिखाई पड़ेंगी ट्रेनिंग स्कोर और टेस्टिंग स्कोर को जब हम कंक्लूड करेंगे। तो एक बायस कहलाती है और एक हमारा वेरिएंस कहलाती है। बायस का मतलब होता है कि हमारा मॉडल ट्रेनिंग की जो एक्यूरेसी होनी चाहिए थी उससे कितना पीछे रह गया। जैसे हमारा मॉडल ट्रेनिंग पर 98% सही चल रहा है तो हम बोलेंगे कि लो बायस है। बायस लो होने का मतलब होता है कि अच्छा प्रिडिक्शन कर रहा है ट्रेनिंग डेटा पर। बायस हाई होने का मतलब होता है कि ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग स्कोर ही अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है। उसके बाद वेरिएंस होता है। वेरिएंस का मतलब होता है कि आपने अपने मॉडल से ट्रेनिंग का प्रिडिक्शन भी कराया और टेस्टिंग का प्रिडिक्शन भी कराया। अब आप ये देखना चाहते हैं कि मॉडल का बिहेवियर दोनों के लिए एक जैसा है या अलग अलग है। अगर दोनों के लिए एक जैसा है तो जितना स्कोर उसने ट्रेनिंग डेटा पर दिया है लगभग उतना ही स्कोर उसे टेस्टिंग डेटा पर देना चाहिए। लेकिन अगर टेस्टिंग डेटा पर वो अलग स्कोर दे रहा है, ट्रेनिंग डेटा पर वो अलग स्कोर दे रहा है, इसका मतलब मॉडल जनरलाइज नहीं हुआ है। दैट मीन्स मॉडल हमारा हाई वेरिएंस रख रहा है। वेरिएंस का मतलब हो गया ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में जो गैप आता है उस स्कोर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस कहते हैं। जैसे अगर यहाँ देखें ट्रेनिंग का स्कोर 98 है, टेस्टिंग का स्कोर 97 है, तो बायस भी लो है और वेरिएंस इन दोनों के बीच का गैप भी कम है, तो लो वेरिएंस कहलाएगा। अगर मेरे मॉडल में लो बायस और लो वेरिएंस की सिचुएशन है तो ऐसे मॉडल को बेस्ट फिट मॉडल कहा जाता है। दैट मीन्स ये एक आइडियल मॉडल हो गया। अब आप इसका प्रिडिक्शन में यूज करेंगे अनसीन सैंपल के लिए तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपका सही प्रिडिक्शन कर रहा होगा। ठीक है। तो टेस्टिंग का स्कोर आपको ये जज करवाता है कि ऐसा ही बिहेवियर वो किसी अनसीन डेटा पर कर रहा होगा। मतलब 100 बार अगर आप मॉडल से प्रिडिक्शन कराएंगे अलग अलग सैंपल को लेकर तो 100 में से 97 बार मॉडल सच बोल रहा होगा
3 बार ऐसा हो सकता है वो कंफ्यूज हो गया हो, मिसक्लासिफिकेशन उसने कर दिया हो, है ना। इसका मतलब ये हो गया। अब अगर हम ये कहें कि हमारा जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा पर तो अच्छा चल रहा है, यानी कि बायस लो है, बट टेस्टिंग डेटा पर अच्छा नहीं चल रहा है, दैट मीन्स हाई वेरिएंस है, तो ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं ओवरफिट मॉडल। ओवरफिट मॉडल का मतलब है ट्रेनिंग पर तो अच्छा चल रहा है लेकिन टेस्टिंग डेटा पर अच्छा नहीं चल रहा है, दैट मीन्स मॉडल जनरलाइज नहीं हुआ है। मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग के सैंपल को ही रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, ऐसे सैंपल को नहीं समझ पा रहा है जो उसने कभी नहीं देखे थे, ठीक है। तो ऐसा मॉडल अच्छा नहीं कहा जाता जनरली, तो ऐसे मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरफिट मॉडल कहते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन ये आती है जिसमें आपका जो मॉडल है, जिस डेटा पे ट्रेन किया गया है उस डेटा पर ही वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे हाई बायस हो गया। हाई बायस होने का मतलब है कि मॉडल हमारा अंडरफिट हो गया, यानी कि जिस डेटा पर ट्रेन किया गया था उसी डेटा को वो हमारा सही से नहीं समझ पा रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं फिर अनसीन डेटा पर तो क्या ही वो काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये अंडरफिट की सिचुएशन हमारी कहलाती है। ये ऐसा केस है जो हो भी सकता है, पॉसिबल है ना, वरना इसमें नहीं हो सकती कि मॉडल का ऐसा बिहेवियर भी हम देख सकते हैं जिसमें ट्रेनिंग डेटा पर वो अच्छा नहीं चल रहा है, बट अगर हम देखें टेस्टिंग डेटा पर वो अच्छा हमारा चल रहा है, तो अभी भी ये हमारा हाई वेरिएंस की सिचुएशन कहलाएगी और हाई वेरिएंस बायस की सिचुएशन कहलाएगी, तो ऐसा मॉडल भी जनरलाइज नहीं हुआ, दैट मीन्स ये अच्छा मॉडल नहीं माना जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे अंडर फिटिंग की सिचुएशन पहले मानते हैं क्योंकि मॉडल का बायस हाई है, ठीक है। तो हमें ऐसा मॉडल चाहिए होता है जो जनरलाइज होता हो। जनरलाइज का मतलब है जिसका बिहेवियर एक जैसा हो, कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग टेस्टिंग पर एक जैसा परफॉर्म कर रहा हो, जैसे ये वाली सिचुएशन है, तो ऐसा मॉडल हमें चाहिए होता है, ठीक है। नहीं, लो और हाई की डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। आप अगर मुझसे बोलेंगे कि सर ये कैसे पता चला कि लो की अमाउंट क्या है, हाई का अमाउंट क्या है ना। लो का मतलब 2% है, 3% है, 4% है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं बनी है लो और हाई को डिफाइन करने की। ये डेटा सेट पे डिपेंड करेगा। मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल देकर समझाया था, फिर से मैं इसको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि एक डेटा सेट है मेरा। अब मैंने इस एक डेटा को 2 स्टूडेंट को दिया। अब पहले वाले स्टूडेंट ने अपना मॉडल ट्रेन करा, उसका ट्रेनिंग स्कोर आया मान लीजिए 96। तो अब ये बोलेगा कि मेरा बायस लो है, यानी कि 4% कम है, उसको ये लो मान के चल रहा है। अब यही डेटा दूसरे स्टूडेंट को दिया, उसने अपना मॉडल ट्रेन करा, तो उसका ट्रेनिंग स्कोर आ गया 98। तो अब ये बोलेगा मेरा लो है। अब हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, है ना। रिलेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब इस वाले स्टूडेंट ने जो मॉडल ट्रेन करा है उसका बायस क्या माना जाएगा, हाई माना जाएगा कंपेयर टू दिस। अब अगर एक तीसरा स्टूडेंट है, उसने भी इसी डेटा पर अपना मॉडल ट्रेन करा, उसका ट्रेनिंग स्कोर जो आया वो मान लो 92 आया। अब मैं क्या बोलूंगा कि इसके कंपैरिजन में, इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके रिलेटिव में ये वाला बायस लो है, बट ये हाई हो गया। समझ में आ रहा है। तो हाई और लो की कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं अवेलेबल है कि कितने अमाउंट पर हम ये कहें। हाँ, ये क्लियर है कि अगर ये सिचुएशन है तो ये हाई बायस लोग कहेंगे कहेंगे कि बायस तो ये हाई है फिर हमारा, ठीक है। चलो, यहाँ तक की कहानी हमारी समझ में आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। बायस और वेरिएंस
बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी मॉडल को जज करने के लिए हमारे पास बायस और वेरिएंस फैक्टर होते हैं। अभी हम ये नहीं सीख रहे हैं कि मान लीजिए कोई मॉडल हाई बायस में चला गया तो हम उसको सॉल्व कैसे करें, या किसी मॉडल में हमारा अंडर फिटिंग आ गई तो हम उसे सॉल्व कैसे करें। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम बस समझ रहे हैं कि हाँ ये शब्द होते हैं मशीन लर्निंग की भाषा में। ठीक है। अब आगे चलेंगे और एक पॉइंट पर और चीजों को हमें अभी समझना है। ठीक है। एक डेटा मैं यूज करता हूं। तो अब अभी तक जो मैंने आपको मशीन लर्निंग के स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स में हमारे पास डेटा को लोड करना होता है, फिर मॉडल बनाओ, मॉडल डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड कर दो, और उसके बाद मॉडल को ट्रेन कर दो, मॉडल को फिर इवेल्युएट करो, फिर मॉडल से अपना प्रेडिक्शन करा लो। ऐसा कुछ मैंने बताया। अब मैंने जो डेटा यूज करा है वो यूज करा है ये वाला फ्रूट्स वाला। ठीक है। इंपोर्ट पांडाज एज, अब मैं आपको एक दूसरा डेटा यूज करके और उसके बारे में समझाता हूँ ये क्या है। इस बार आपके डेटा में 400 सैंपल्स हैं। अभी हम जो लास्ट क्लास में डेटा डिस्कस कर रहे थे उसमें 22 सैंपल्स थे, इसमें 400 सैंपल्स हैं। तो अभी आगे जाएंगे तो मेरे पास ऐसा डेटा भी है जिसमें 5,000 सैंपल हैं, फिर ऐसा भी है जिसमें 2 लाख सैंपल हैं। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना बेटर हमारा मॉडल फिट होता है या ट्रेन होता है। ठीक है। लेकिन आपके पास उस लेवल का आपका हार्डवेयर होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि जब आप डेटा लाखों में लाते हैं, रोज लाखों में लाते हैं, तो आपकी फाइल कई एमबी की हो गई होगी, माइट भी जीबी की हो गई हो। तो क्या आपका प्रोसेसर, आपका रैम, आपका जो भी हार्डवेयर है, क्या वो कैपेबल है इतने डेटा को प्रोसेस करने के लिए? अगर है तब तो शिफ्ट एंटर से आपका आउटपुट आएगा, नहीं तो प्रोसेस होता रहेगा, पहिया घूमता रहेगा। पता चला आधा घंटे तक आपका मॉडल फिट ही हो रहा है, ट्रेन ही हो रहा है। तो ऐसा होता है। ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पर मॉडल ट्रेन होता है तो कई कई दिन, इवन कई कई वीक्स भी लग जाते हैं मॉडल को फिट होने में, यानी कि शिफ्ट एंटर का रिजल्ट आने में कई कई वीक लग जाते हैं। ठीक है, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। ठीक। बहरहाल अभी हमारे पास उतना बिल्कुल नहीं है, लेकिन 20 से तो बहुत आगे कर गए। 400 सैंपल मेरे पास। अब इसमें करना क्या है, क्या इस डेटा से आप करना चाहते हैं, वो एक बार समझते हैं कि मॉडल ट्रेन करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। हमने बहुत सारे लोगों का सर्वे करा। ठीक है। उस सर्वे में हमने किसी एक पर्सन से बात करी जिसका जेंडर मेल था, उसकी एज 19 है, और वो मंथली सैलरी इतना कमाता है। हमने उससे पूछा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उसने मना कर दिया कि नहीं करना चाहते। जीरो का मतलब वो ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव नहीं करता है, मैनुअली जाता है, फिजिकली चीजों को देखता है, फिर अपना शॉपिंग करता है। ठीक है। इसी तरह से हमने 400 लोगों का सर्वे करा, तो सबने अपनी अपनी राय दी। अब हम जिस आधार पर मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं वो आधार है कि हमने जेंडर पूछना है, एज पूछनी है, और उसकी इनकम पूछनी है। उसके बाद हम मॉडल से कहेंगे मॉडल जरा बताना क्या ये ऑनलाइन शॉपिंग करता होगा या नहीं करता होगा। मान लो मैंने एक नया सैंपल दिया, मेल ना, और उसकी एज है 20, और मान लो वो 25,000 रुपये कमाता है मंथली। तो क्या ऐसा इंसान शॉपिंग करता होगा या नहीं करता होगा ऑनलाइन?
तो ये हम मॉडल से प्रेडिक्ट कराना चाहते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडल ट्रेन करने का, वो समझ में आ गया। किसी भी अनसीन सैंपल का हम ये पता करना चाहेंगे कि वो ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव करता है कि नहीं करता है। किस बेसिस पे करना चाहेंगे? उसका जेंडर, उसकी एज और उसकी सैलरी क्या है मंथली, उसके हिसाब से। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इस डेटा में आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। पहला फीचर्स, और दूसरा आपका क्या है, टारगेट। तो टारगेट मशीन लर्निंग में एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। फीचर हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, कम से कम एक जरूर होगा, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब बताओ, इस डेटा में टोटल 4 कॉलम है। कौन कौन से फीचर्स आपको दिख रहे हैं और कौन सा टारगेट दिख रहा है? शुरू के 3 हमें क्या नजर आ रहे हैं, फीचर्स। और ये चौथा वाला क्या नजर आ रहा है, टारगेट। तो अब मैंने जो डेटा सेट आपको दिया है, या और भी जो मैंने दे रखे हैं पहले से, ये मात्र एक संयोग है, एक कोइंसिडेंस है कि इन सारे डेटा में टारगेट लास्ट कॉलम है। ऐसा जरूरी नहीं होता है। हो सकता है टारगेट कॉलम बीच में पड़ा हो सकता है शुरू में हो, कहीं भी हो सकता है। बट ज्यादा बार हम ये पाते हैं कि टारगेट कॉलम या तो शुरू में ही होता है या लास्ट में ही होता है। ऐसा कहीं रूल नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कानूनी रूप से तभी वैध होगा जब ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो प्रोग्रामर की सिंप्लिसिटी के लिए या तो शुरू में रख दिया जाता है या लास्ट में रख दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे डेटा फ्रेम को स्लाइस करने में आसानी हो जाती है। अब जैसे मुझे क्या करना है, इस पूरे डेटा फ्रेम में से फीचर्स के लिए मैट्रिक्स बनानी है, जिसको हम कैपिटल एक्स कहते हैं। तो अब देखो मैं कितनी आसानी से कर लूंगा, df डॉट आई लॉग ऑल रोज, स्टार्टिंग कॉलम से लेकर लास्ट कॉलम तक एक्सेप्ट लास्ट वन। तो ये फीचर मैट्रिक्स बन गई मेरी, डॉट वैल्यूज। अब सोचो, अगर टारगेट कॉलम बीच में आ जाता तो फिर ये यहाँ पर मुझे बड़ा सोचना पड़ता कि कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि बीच में है टारगेट, टारगेट के आगे फिर से कॉलम है। तो मुझे यहाँ पर बड़ी मेहनत करनी पड़ जाती कॉलम्स, वो जो फीचर्स वाले हैं उनको लाने के लिए। अभी चीजें आसान हो गई। ठीक है। अब सोचो अगर टारगेट शुरू में होता तो मैं ऐसा लगा देता, 0 कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम शुरू करो और लास्ट तक चले जाओ। तो इसीलिए ज्यादातर डेटा सेट में टारगेट आपको या तो सबसे पहला कॉलम मिलता है या सबसे लास्ट मिलता है। बट फिर से मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई लीगल वो नहीं है, रूल नहीं है। ठीक है। बहरहाल, तो ये फीचर मैट्रिक्स निकल कर आ गई, और ये मेरा लास्ट कॉलम निकल कर आ गया। अब मैंने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि जो भी फीचर्स हैं वो न्यूमेरिक होने चाहिए। टारगेट क्लासिफिकेशन में अगर स्ट्रिंग है तो भी चल जाता है, न्यूमेरिक है तो भी चल जाता है। ठीक है। रिग्रेशन में तो टारगेट भी न्यूमेरिक होना चाहिए। तो अभी हम टारगेट पर ज्यादा नहीं काम कर रहे, हम फीचर्स पे ज्यादा काम करना चाहते हैं। तो जैसा आपने बताया, तो उसके हिसाब से तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें जेंडर फीचर तो आपका कैटेगोरिकल है। यानी कि इसमें अगर मैं मॉडल ट्रेन करूंगा तो एरर आ जाएगी। हमने कहा ऐसा होगा। तो आप क्या करें, आप अगर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, मान लीजिए आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, जल्दीबाजी में आपने अपना मॉडल बना दिया। मैं ट्रेनिंग टेस्टिंग नहीं कर रहा, बस आपको वो एरर तक लेके जा रहा हूँ। फिर मैं ट्रेनिंग टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। फ्रॉम sklearn डॉट नेवर्स import के नेवर्स क्लासीफायर। तो मैंने के नेवर क्लासीफायर से मॉडल बनाया, और मैंने ये माना कि सारा का सारा डेटा ट्रेनिंग डेटा है, यानी कि पूरा का पूरा एक्स ट्रेनिंग है। ठीक है। मैंने मॉडल को फिट कर दिया एक्स कॉमा वाई के साथ।
जैसे ही मैंने करा वैसे एक एरर आ गई। अब वो एरर को पढ़ोगे तो शायद समझ में आ भी जाएगा क्यों आ रही है। कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू, यानी कि इस कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनको फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन लर्निंग में जितने भी मॉडल हमारे ट्रेन होते हैं वो हमारे डेटा को न्यूमेरिक न्यूमेरिक में भी इंटीजर नहीं फ्लोट मांगते हैं। अगर आपका न्यूमेरिक है इंटीजर तो वो आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, इंटरनली उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए कोई नुकसान हमारा अभी तक नहीं हो रहा था। लेकिन अभी हमने देखा कि हमने एक फीचर को न्यूमेरिक नहीं था, उसको इसने ट्राई करा होगा कन्वर्ट करने के लिए। जब उसने कन्वर्ट करने की कोशिश करी जेंडर को न्यूमेरिक में, तो एरर मैसेज में क्लियर हो गया कि वो न्यूमेरिक का मतलब इंटीजर नहीं मान रहा है। क्या मान रहा है हमारा? अब इसको तो फ्लोट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बार हमें एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसका नाम क्या होता है हमारा? डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग में ना बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एक चीज नहीं है। उनमें से एक चीज होती है जिसका नाम है फीचर इनकोडिंग। फीचर इनकोडिंग। फीचर इनकोडिंग का मतलब क्या है उसको समझते हो, ध्यान रखना। डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर एक स्टेप है फीचर इनकोडिंग, वो अभी हम पढ़ रहे हैं। और उसका मतलब क्या होता है? कोई भी फीचर जो न्यूमेरिक नहीं है उसको न्यूमेरिक में लेकर आना इज नोन एज फीचर एनकोडिंग। ठीक है, तो मैं हेडिंग में सीधा वही लिख रहा हूँ, है ना, फीचर एनकोडिंग। फीचर एनकोडिंग में कई बार हमारे हाथ में होगा और कई बार हमारे हाथ में नहीं होगा। जैसा हमें करके दे दिया जाएगा वैसा हमें एक्सेप्ट करना होगा। चलो देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं एक बार। तो फीचर इनकोडिंग का मतलब है जो नॉन न्यूमेरिक को हम कैटेगोरिकल कहते हैं। कैटेगोरिकल फीचर्स टू न्यूमेरिक फीचर्स, इसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फीचर इनकोडिंग। ठीक है, अब ऐसा करने के दो तरीके होते हैं। टू टेक्निक्स ऑफ फीचर इनकोडिंग। पहली टेक्निक होती है हमारी लेबल इनकोडिंग। दूसरी टेक्निक होती है हमारी वन हॉट एनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग और दूसरी होती है वन हॉट एनकोडिंग। अब दोनों को ही प्रोग्राम में लिखने के भी दो दो तरीके होते हैं। तो अभी जेंडर कॉलम पर मुझे फीचर इनकोडिंग करनी है, तो मुझसे कहा गया कि आप लेबल इनकोडिंग कर लो, वन हॉट एनकोडिंग बाद में देखेंगे। लेबल इनकोडिंग के लिए हम तैयार हो गए। जब मुझसे कहा गया इसका कोड बनाओ, तो ऐसा करने के भी दो तरीके हैं, यानी कि लेबल इनकोडिंग करने के दो तरीके और वन हॉट इनकोडिंग करने के भी दो तरीके। इसके दो तरीके और इसके भी दो तरीके। पहला तरीका है पांडास। आप पांडास के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा है एसके लर्न, यानी कि जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी हम पढ़ रहे हैं एसके लर्न, उसके थ्रू भी हम ऐसा कर सकते हैं। सेम कहानी यहाँ पर है, पांडास और एसके लर्न। तो पहले मैं लेबल इनकोडिंग पढ़ाता हूँ, है ना, उसके बाद फिर वन हॉट इनकोडिंग देखेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं लेबल इनकोडिंग की यूजिंग पांडास।
फिर लेवल एनकोडिंग की बात करेंगे यूजिंग मशीन लर्निंग लाइब्रेरी एस्केलर। अब हम इस पॉइंट पर आ गए, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट। लेवल एनकोडिंग में ये कहा जाता है कि आप बताइए किस वैल्यू को किस न्यूमेरिक वैल्यू से आप मैप करेंगे, है ना। तो जनरली हम लोग अप्रोच क्या फॉलो करते हैं लेवल एनकोडिंग में, हम अप्रोच फॉलो करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग, अब इसमें देखो दो वैल्यू आ रही हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। अब मान लो इसमें ट्रांसजेंडर भी होता, तीन तरह के जेंडर होते, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। लेवल एनकोडिंग तरीका ये कहता है कि इन वैल्यूज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ, ABCD के क्रम में लगाओ। पहले कौन आएगा? F, फीमेल। उसके बाद क्या आएगा? M। फिर कौन आएगा? T। अब फीमेल को मैप कर दो 0 से, मेल को मैप कर दो 1 से, और टी को मैप कर दो 2 से। जहां जहां पर जेंडर कॉलम में फीमेल आ रहा है उसकी जगह पर 0 लिख दो, और जहां जहां पर जेंडर कॉलम में 1 आ रहा है उसकी जगह पर, सॉरी, मेल आ रहा है उसकी जगह 1 कर दो, और जहां भी ट्रांसजेंडर आएगा वहां पे 2 कर दो। तो इस तरह से लेवल एनकोडिंग काम करती है थ्योरी में। अभी कोड में मैंने लिखा ही नहीं है, थ्योरी बता रहा हूँ लेवल एनकोडिंग की। तो जिस फीचर को आपको इनकोड करना है न्यूमेरिक में, पहले आप पता करेंगे उस फीचर में कितनी तरह की वैल्यूज हैं, और इसके लिए आप पांडास की हेल्प लीजिए। df.gender.unique, इससे मुझे पता चलेगा कि जेंडर कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। दो ही निकली, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। अब बात आती है कि सर इनकी मैपिंग कैसे करेंगे पांडास का यूज करके। तो यहाँ लिखेंगे हम df.gender. हमारे पास मैप नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। जिस कॉलम को आप इनकोड करना चाहते हो उस कॉलम पर वो सीरीज बन जाएगा, और उस सीरीज पर मैप नाम का मेथड कॉल करेंगे, और मैप के अंदर हम एक डिक्शनरी पास करते हैं। इस डिक्शनरी में की को हम वो वैल्यू रखेंगे जिसको हम इनकोड करना चाहते हैं। तो हमने रख दिया फीमेल, और इसकी वैल्यू वो जिस वैल्यू को न्यूमेरिक वाला हम लाना चाहते थे, 0। मेल, मेल को कर दिया हमने 1। अब दो ही है, तीसरा तो है ही नहीं। इससे क्या होगा, जेंडर कॉलम फीमेल जहां भी है उसमें 0 आ जाएगा, और जहां भी मेल है वहां 1 आ जाएगा। लेकिन मैप फंक्शन ऐसा करके एक नया कॉलम बनाकर हमें देता है, जेंडर कॉलम में चेंजेस नहीं करेगा। तो आपका नया कॉलम बनकर आ गया जिसमें आपकी वैल्यूज ये रही, लेकिन आपका एक्चुअल डेटा जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब आपका काम यह है कि जो भी आपका नया कॉलम जनरेट हुआ है उसको जेंडर कॉलम में अपडेट कर दो। आप लिखेंगे df.gender = यानी कि डेटा फ्रेम के जेंडर कॉलम की वैल्यूज वो हो जाएं जो अभी मैप ने जनरेट करे हैं। ऐसा करते ही आपका ये डेटा न्यूमेरिक हो जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस डेटा पर आगे अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो सब सीखेंगे अभी। तो अब यहाँ तक कहानी आ गई, लेवल एनकोडिंग का पहला तरीका समझ में आ गया। अब लेवल एनकोडिंग का दूसरा तरीका, वापस से डेटा लाते हैं। तो अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं मॉडल की तरफ, अभी हम लेवल एनकोडिंग ही सीख रहे हैं। पांडास वाला तरीका सर, इसमें तो कुछ खास हमें लगा ही नहीं, बड़ा आसान सा, हमने कहा आसानी है ना। अब यहाँ पर समस्या क्या हो जाती है, समस्या ये आ जाती है कि सर जो यूनिक वैल्यूज निकली दो ही निकली। मान लीजिए कोई ऐसा कॉलम होता कलर, रेड,
ग्रीन, ब्लू, पिंक, तो ऐसे कहाँ तक लिखोगे? या फ्रूट का नाम होता, पता नहीं कितने तरह के फ्रूट होंगे, तो ऐसे कहाँ तक मैन्युअली 0 1 2 3 4 असाइन करते जाओगे? दो फ्रूट में? हाँ, हो सकता है। जितनी जगह रेड है सबको एक ही नंबर असाइन करेगा। नहीं, रेड कलर के कई फ्रूट हो सकते हैं, इस बात को मैप से कोई मतलब नहीं है। वो हमारा मॉडल अदर जो फीचर है, जैसे कलर के अलावा डायमीटर है, वेट है, टेक्सचर है, टेस्ट है, प्राइस है, साइज है, और बहुत सारे फीचर हो सकते हैं जिनसे वो आइडेंटिफाई करेगा। यार ये बताओ, जो आप कह रहे हो वो तो यहाँ भी है, ध्यान से सोचो। अब ये भी मेल है, ये भी मेल है। सोचो, यहाँ तो दो ही वैल्यू है, यहाँ तो सब डुप्लीकेट ही है। यहाँ भी मेल है, यहाँ भी मेल है, यहाँ मेल है जीरो, यहाँ मेल है जीरो, यहाँ मेल है जीरो, लेकिन यहाँ मेल पर ये कौन हो गया, वन हो गया। तो हमें इससे क्या मतलब कि किसके लिए क्या है? तो हम इसको टारगेट के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं? टारगेट के साथ तो पूरे फीचर सारे के सारे रिलेट होंगे ना। अब वापस आ जाओ फिर से। तो अगर आप पांडास में नहीं जाना चाहते, मैप फंक्शन का यूज नहीं करना चाहते, मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं जाओगे। सिर्फ एक वजह मुझे लगती है कि आपको मैन्युअली लिख कर आना पड़ेगा, किसी को जीरो, किसी को वन, किसी को टू, किसी को थ्री। तो अब हम एस के लर्न के पास गए, फ्रॉम एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग। एस के लर्न के अंदर ही प्री प्रोसेसिंग नाम का एक मॉड्यूल है। इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम ही क्या है, लेवल इनकोडर। तो ये क्लास का नाम है, लेवल इनकोडर नाम की एक क्लास है। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनकोडर इक्वल टू लेवल इनकोडर। अब लेवल इनकोडर क्लास ये कह रही है कि आप कुछ मत देखो कि उसमें दो वैल्यूज हैं, अलग अलग तीन हैं, चार हैं, किसको किससे करना है, वो सब मेरा काम है। आप बस मुझे वो कॉलम दे दो, बाकी सब मैं अपने आप कर लूंगा जो करना होगा। हमने कहा ठीक है। तो इनकोडर, जो भी लेवल इनकोडर है, इसके ऊपर हम एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ये मेथड कह रहा लाओ मुझे वो कॉलम दे दो जिसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। अब वो अपने आप मैं कर लूंगा, किसको जीरो करना है, किसको वन करना है, किसको टू करना है, किसको थ्री करना है, वो अपने आप कर लूंगा। हो गया, हमने कहा हो गया, ये आ गया अपने आप, जीरो वन जीरो करके दे दिया। अब वापस से मैं ऐसा साइन कर लेता हूँ, जेंडर कॉलम। अब इसे प्रिंट कराओ। देखो, हमने वन वन दिया था ऊपर, किसको दिया था वन वन, मेल के लिए, तो उसने भी मेल को बन ही दिया है। वो भी इंटरनली लेवल इनकोडर जब हमारा ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डेटा को लेकर आना, इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही करता है। आपकी वो वैल्यू जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है वो जीरो से शुरू होंगी, और ये देना शुरू जीरो से ही करेगा, माइनस से नहीं करेगा, वन से नहीं करेगा। ठीक है। फायदा, फायदा यह है कि आपको फोकस नहीं करना पड़ा कि कितनी वैल्यूज हैं। यहाँ पर आपके हाथ में एक कंट्रोल था, आप चाहें तो फीमेल को 5 और मेल को 10 कर सकते हैं। आप चाहें तो फीमेल को 50, मेल को 100, कुछ भी करो आपके हाथ में, जो मन करे, मना थोड़ी करेगा। आप फीमेल को -1 कर दो, मेल को +1 कर दो, सब कुछ आपके हाथ में है, जो करना चाहो करो। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल आपके हाथ में अब नहीं रहा। यहाँ पर
इंटरनली वो शुरू जीरो से ही करेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप लेबल इनकोडर मशीन लर्निंग वाला यूज करेंगे या पांडास का मैप यूज करेंगे लेबल इनकोडिंग करने के लिए। दोनों तरीके सही हैं अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, आपको पता होने चाहिए कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है। ठीक। अब सर बात आती है, हमारे पास एक और तरीका है जिसका नाम है वन हॉट इनकोडर। तो वन हॉट इनकोडर, इस काम को करने के भी दो तरीके हैं। तो वन हॉट इनकोडर होता क्या है सर, पहले बताओ तो दो। तो वन हॉट इनकोडिंग में कुछ डमी कॉलम्स क्रिएट होते हैं, न्यू डमी कॉलम्स। डमी का मतलब जो एक्चुअल ना हो। जैसे मॉल्स में जाओ तो डमी कपड़े पहना देते हैं, तो वो इंसान थोड़ी है, पुतली तो है ना। उनको आपने कपड़े पहना दिए ताकि आप देखने वाले को लगेगा ये एकदम जैसे इस पे फिट आ रहा है ऐसे मेरे भी आ जाएगा। तो ऐसे हम मॉडल को क्या कह रहे हैं कि यही है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नए डमी कॉलम्स बनाते हैं। कितने? उतने ही बनाएंगे जितने यूनिक वैल्यूज हैं। न्यू डमी कॉलम्स फॉर ईच यूनिक वैल्यू। अब जिस फीचर का आपको बनॉट इनकोडिंग करना है, तो पहले पता करो उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज। हमने कहा दो, एक है मेल एक है फीमेल। तो अब क्या करो, आप अपने डेटा में दो नए कॉलम बनाओ। एक का नाम होगा मेल और एक का नाम होगा फीमेल। और बाकी जो फीचर हैं वो चल ही रहे हैं, एज, सैलरी, ये तो चल ही रहे हैं आप। तो ये आपके डेटा के एक्चुअल फीचर हो गए, ये वाले। और ये डमी फीचर हो गए, ये दो डमी फीचर हो गए। दो ही क्यों बने? फॉर ईच यूनिक वैल्यू ए डमी फीचर, ये डमी कॉलम क्रिएट होता है वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे होगा? पहले वाली रो में एज तो 19 है, सैलरी 19,000 है। अब ये बताओ इसमें जेंडर की वैल्यू क्या थी? यहाँ पर क्या वैल्यू थी? मेल वैल्यू थी ना। अगर मैं फिर से डेटा को लेकर आऊं, तो यहाँ पर मेल है। तो अब तो पहले वाले सैंपल का जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो जो डमी फीचर बनाए मेल, उसकी वैल्यू बंद कर देंगे और जीरो कर देंगे फीमेल वाले डमी कॉलम। दूसरे वाले सैंपल में भी यही होगा। ये कितना? 35 और ये 20,000। तीसरे वाले में यहाँ फीमेल है, तो फीमेल डमी कॉलम की वैल्यू बंद कर दो, इस वाले की जीरो कर दो, बाकी जो था वैसे ही लिख दो। तो इस तरह से पूरा डेटा ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। तो अब जिस तरह से आपके मान लो जेंडर कॉलम में ट्रांसजेंडर भी फीचर होता, तो तीन नए कॉलम बनते, ट्रांसजेंडर ही बनता। वन जीरो जीरो, तो किसी एक जगह पर वन, बाकी सब जगह जीरो। तो जहां पर वैल्यू प्रेजेंट है उस फीचर को वन, बाकी सारे फीचर जो उस कॉलम के बने हैं वहां सब जगह जीरो आ जाएगा। सीधी सी बात है। इस तरीके को बोलते हैं वन हॉट इनकोडिंग। वन मतलब जिस सैंपल में जो फीचर प्रेजेंट है उसके डमी फीचर में वन, बाकी सब जगह क्या कर दो? जीरो कर दो। वन हॉट इनकोडिंग, तो इसे बोलते हैं वन हॉट इनकोडिंग। अब इस वाली टेक्निक का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, डिसएडवांटेज समझ में अभी आ जाएगा। अगर किसी कॉलम में 50 यूनिक वैल्यूज हुई, तो इसका मतलब 50 नए फीचर बन जाएंगे। मेमोरी खत्म होगी मेरी, मॉडल को ट्रेन होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। भाई जितने ज्यादा फीचर देख रहा है उतना टाइम भी लेगा वो। तो
ऐसा मॉडल क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स मॉडल। मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ज्यादा फीचर पर ट्रेन किया जा रहा है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर आपका कॉलम बहुत ज्यादा यूनिक वैल्यूज कंटेन करता है तो आपका वन हॉट एन्कोडिंग में डमी फीचर्स बहुत बन जाते हैं। ऐसा होने पर मेमोरी का कंजप्शन बढ़ जाता है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। कई बार हम अपना मॉडल क्लाउड पर ट्रेन करते हैं, और क्लाउड पर जब ट्रेन करते हैं तो 1 घंटे की मशीन चलाने के लिए हमें मान के चलो $5 पे करने पड़ रहे हैं। अब हैवी मशीन चलाओगे इतना पे करना पड़ जाएगा, है ना? तो $5 अगर मैं 1 घंटे का पे कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि 1 घंटे में मैं ज्यादा से ज्यादा मॉडल ट्रेन कर पाऊँ, 10 12 15 20 मॉडल ट्रेन कर जाऊं। तो मैं बनहॉट एन्कोडिंग का डेटा मैं अगर यूज कर रहा हूँ तो अननेसेसरी अपना पैसा भी खराब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो उसका हो गया ड्रॉबैक। अब इसका फायदा भी सर कुछ होता ही होगा, जब बनाइए टेक्निक तो ऐसा तो है नहीं नुकसान ही नुकसान होगा, कोई ना कोई फायदा भी होता होगा। तो वो जो फायदा है वो अभी आपको नजर नहीं आएगा, है ना? तो अभी इसका एडवांटेज क्या है, अभी वो वाला पार्ट हम नहीं पढ़ पाएंगे, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो पढ़ लेंगे तो मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर दूंगा कि बर्नआउट का देखो ये फायदा था उस दिन। ठीक है, तो वो दिन आज नहीं है अभी। अब ये तो कहानी हो गई। अब बताओ सर, इसका कोड फिर से दो तरीके, चाहो तो आप इसे पांडास से कर लो, और चाहो तो आप इसे एसके लर्न से कर सकते हो। दोनों में से कैसे भी कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अगर मैं पांडा से कर रहा हूँ, वन हॉट एनकोडिंग यूजिंग पांडास, हम लिखेंगे पीडी डॉट गेट डमीज। तो पांडास के अंदर गेट अंडरस्कोर डमीज नाम का फंक्शन है, मतलब डमी कॉलम को बनाना। किस के लिए डमी कॉलम बनाए जाएं, तो यहाँ पर क्या पास करोगे, डीएफ डेटा फ्रेम पास कर दो। अभी क्या करेगा, इस डेटा फ्रेम में जितने भी कैटेगोरिकल फीचर हैं सबका क्या बना देगा, हमारा डमी कॉलम्स बना देगा। क्या क्या बनकर, जेंडर अंडरस्कोर फीमेल, जेंडर अंडरस्कोर मेल, ये दो नए डमी कॉलम बन गए। और अगर मान लो एक कॉलम और होता यहाँ पर रिलीजन, तो रिलीजन के भी हमारा डमी फीचर्स बना दिए जाते। तो एक बार में पूरा डेटा फ्रेम जितने भी हमारा कैटेगोरिकल फीचर कंटेन करता है, एक ही बार में सबको निपटा दिया जाएगा। सबके करस्पॉन्डिंग डमी फीचर अपने आप बनते रहेंगे, आपको बस एक बार इस लाइन को लिखना है। लेकिन आप कहो कि नहीं सर, हमें ऐसा नहीं करना है, हम तो पर्टिकुलर एक ही फीचर के लिए डमी कॉलम्स बनाना चाहते हैं, और अगर हैं तो अभी हम उन पर नहीं करना चाहते काम। तो आप क्या लिखोगे, डीएफ डॉट जेंडर। तो इस पर्टिकुलर के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इससे जो निकल कर आएंगे दो फीचर, उनको अपने वाले डेटा में फिर क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइन मेथड जो पढ़ाया था पांडास का यूज करके, उसके बाद फिर आपका एक्चुअल डेटा तैयार हो जाएगा। ठीक। तो सर बड़ा आसान, हमने कहा आसानी है, कुछ है थोड़ी। क्या, अगर मैं फ्रूट्स वाले डेटा को ले आता और इस वाले पॉइंट पर वो डेटा होता, मैंने उसको एक्स और वाई में स्प्लिट नहीं करा होता, तो टारगेट को भी क्या कर देता वो, इस तरह से वन हॉट इनकोड कर देता, अगर मैं सिर्फ डीएफ लिखता तो। फिर यूजफुल नहीं रहा हमारा वो, फिर हमारा वो यूजफुल नहीं रहा। तो टारगेट कॉलम को आपको वन हॉट इनकोड नहीं करना चाहिए, टारगेट कॉलम को हमेशा लेवल इनकोड ही करना चाहिए, अगर जरूरत पड़ रही है तो, है ना? तो ऐसी सिचुएशन भी मैं आपको लाकर दिखाऊंगा जिसमें टारगेट कॉलम न्यूमेरिक में जब तक कन्वर्ट ना हो जाए चलेगा ही नहीं। अभी ऐसी सिचुएशन हमने नहीं देखी है। फ्रूट्स का डेटा सेट में टारगेट कैटेगोरिकल है, एप्पल बनाना चल गया, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे नहीं चलेगा, एरर आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, इनकोड करना पड़ेगा। तो टारगेट को इनकोड करने के लिए रिकमेंडेड
जो ऑप्शन है वो लेबल इनकोडर है। फीचर के लिए आप चाहे बनहॉट करो, चाहे लेबल इनकोडिंग करो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, चलो तो सर ये तो हो गया हमारा पांडास के थ्रू। अब यूजिंग एसके लर्न लाइब्रेरी, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रॉम याद करने वाली चीज थोड़ी सी, फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट वन हॉट इनकोडर। वहां लेवल इनकोडर क्लास थी, ऐसी तरह यहाँ पर क्या है, वन हॉट इनकोडर क्लास है। अब इसका क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट इनकोडर इक्वल टू वन हॉट इनकोडर। और इनकोडर ऑब्जेक्ट में वही मेथड है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, यहाँ भी है वहां भी था। और इसको क्या पास कर दोगे, अपना डेटा फ्रेम। ये पूरे डेटा फ्रेम की क्या लाकर दे देगा, हमारे स्पार्स मैट्रिक्स लाकर दे देगा। सर ये समझ में तो कुछ आई नहीं। और ये स्पार्स मैट्रिक्स जो आई है वो 400 क्रॉस 164 की आई है, ये कहाँ से आ गई। तो इसने क्या करा, जितने कॉलम थे सबका बर्नआउट इनकोडिंग कर दिया। सबका नहीं कराना है, सिर्फ पर्टिकुलर का कराना है। टीएफ डॉट जेंडर, और इसको भी डेटा फ्रेम में रख के पास करना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगी। तो सिंगल फीचर आप इसको पास नहीं कर सकते, सिंगल फीचर को भी आपको डेटा फ्रेम में रखकर पास करना होगा। देखते हैं, एरे ले ले तो अच्छा है, वरना फिर डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। ले लिया, ठीक है। अब सर ये बताओ, ये जो आया है कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। क्या लिखा है, स्पार्स मैट्रिक्स बनकर आई है क्या, तो यहाँ पर क्या लगा दो, डॉट टू एरे, टेंस मैट्रिक्स बनकर आ जाती है। ठीक है। अब सर इस वाली अप्रोच में हमारे पास काफी सारे चैलेंज आएंगे। जैसे सबसे पहले आपको स्पार्स मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगी, ये टू एरे क्या लगा दिया, ये समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, वन नॉट एनकोडिंग देख तो ली हमने, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि इसमें ज्यादा बातें हैं ध्यान रखने के लिए। तो अभी मैं उन बातों को मतलब समझाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अभी हम जहाँ जाना चाहते हैं वो थोड़ा अलग रास्ता है और ये हमें कहीं और ले जाएगा। तो अभी हम इसको इतना लिखकर छोड़ देते हैं, ठीक है। वापस आएंगे बनॉट इनकोडिंग पर एक बार, तो एक बार इसको समझेंगे कि भाई ये स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, और जो आप डॉट टू एरे लगा रहे थे क्यों लगा रहे थे। ठीक है, तो अभी करेंगे इनका डिस्कशन। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जो लेवल इनकोडिंग का तरीका था वो मैं यूज कर ले रहा हूँ, आसान, सबसे आसान वाला। ये हो गया। अब यहाँ पर डी एफ डॉट जेंडर इक्वल टू डी एफ डॉट जेंडर डॉट मैप, और यहाँ पर वही लिख दो जो पहले लिख रहे थे, मेल कॉलोन जीरो। अब मैं एक गलती कर रहा हूँ, बताओ क्या गलती करी है। हैं? अरे नहीं, ये जो पांडास का मैप है ना, वो कह रहा है मेरे पास दिमाग ही नहीं है। आप तो जो कह दोगे मैं उसको मान लूंगा। अच्छा हुआ तो आपने मुझे करा दिया, मैं तो गलती कुछ और कर रहा था, आपने कुछ और पकड़ ली। उसे मतलब ही नहीं है कि अल्फाबेटिकल क्या होता है। अल्फाबेटिकल तो एक कॉन्सेप्ट है, आप मानोगे तो अच्छी बात है, स्टैंडर्ड का पार्ट है, नहीं मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो जब मैंने आपसे कहा था इसको कुछ दे दूं, इसको कुछ दे दूं, दे दो, जो दे रहा है, जो मन करता है वो दे दो, कोई रोकने वाला नहीं है आप। गलती मैंने क्या करी थी वो तो आपने देखी नहीं, वो बात ही खत्म हो गई। फिर हमने कहा नहीं, वो बात तो रखनी है मुझे, क्योंकि आप में से ना कई लोगों के साथ ऐसा होगा, अभी आप जब करोगे ना तो आपके साथ होगा, और उस समय आप भटकोगे कि क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। ठीक है, तो सर बताओ कहाँ भटकेंगे। मैंने कहा देखो, अब मत दो, मैं कब कह रहा हूँ दो, कर लो ना, जो मन में आ रहा है कर लो।
मेल को मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया, फीमेल को मैंने 100 कर दिया। मैंने थोड़ी करेगा, क्यों कर रहे हो ऐसा? है जी? किसको? मेल को 0? अरे मेरे भाई, नहीं करोगे तो शुरुआत में ही जब हमने मॉडल फिट करा था तो पकड़ नहीं गए? एरर नहीं आ गई? फिर करना तो पड़ेगा। नहीं करोगे तो एरर आ जाएगी, मॉडल ट्रेन ही नहीं होगा। ये देखो, एरर नहीं आ रही थी। 53 मिनट हो गए इस बात को पढ़ाते पढ़ाते, और हम 53 मिनट पहले पहुंच गए। किसान में कर क्यों रहे हैं? चलो, अब जो हमें समझना था वो देखो। यहाँ तक तो सर सही है आपका। मैंने क्या करा, मेल और फीमेल जो करना था वो सही करा, अब हिसाब किताब जो था उसी के हिसाब से ही करा। बट स्पेलिंग गलत कर दी मैंने फीमेल की। होगी गलत हमसे टाइप करते हुए, टाइपिंग एरर तो बिल्कुल होगी। मेल में एम छोटा रह गया, ये तो फिर भी छोटे छोटे वर्ड हैं। कई बार ऐसा होगा डेटा जिसमें काफी बड़ा लिखना पड़ रहा है नाम, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जैसे मुझसे हो गई। अब जैसे ही ये होगा वैसे ही क्या होगा देखना। क्या आ गया यहाँ पर? NAN, NAN। अब आप मुझसे बोलोगे सर हमारा तो हो ही नहीं रहा है, NAN आ गया हमारे में। मैं बोलूंगा आपने सही से लिखा नहीं होगा। नहीं सर, मैंने तो सही लिखा, एरर तो आई नहीं कोई। तो वो गलती यही है कि अगर आपने किसी को नहीं करा, मान लो आपने कहा सर मैं एक ही करूं, तो मैं फीमेल को देख ही नहीं पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर से सेम केस हो गया, है ना? तो अगर आपने उस कॉलम की सारी वैल्यू को इनकोड नहीं करा, उस कॉलम की सारी वैल्यू को इनकोड नहीं करा, तो जिन जिन को कर दिया है उनके अगेंस्ट न्यूमेरिक वैल्यू बन जाएगी। और जो जो रह गई वो क्या बन जाएंगी सब? NaN, मिसिंग मिसिंग वैल्यू बनकर यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं भाई लेबल इनकोडर यूज करो, लेबल इनकोडर एस के लर्न का। कहाँ तक याद रखोगे? कितनी कितनी वैल्यूज हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होंगी फिर आपकी। अब लेबल इनकोडर ऐसा नहीं करवाता है, वो कहता है छोड़ दो, मैं अपने आप कर लूंगा जो करना होगा। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस होना जरूरी था कि ऐसा हमारे साथ होगा अगर हमने गलत स्पेलिंग लिख दी, या पर्टिकुलर कोई वैल्यू रह ही गई हमारा मैप होने से। अदरवाइज सारे सही रहेंगे। जब कोई वैल्यू रह जाएगी या कोई गलत स्पेलिंग लिख दोगे, तो सारे वैल्यूज फ्लोट में ये कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि NaN इंटरनली फ्लोट टाइप के कॉलम में बाय डिफॉल्ट कंपेटेबल होता है। यानी कि जो NaN वैल्यू है, नॉट ए नंबर, इसको अगर हम देखें तो इसको फ्लोट के साथ ज्यादा कंपेटेबल माना जाता है, इसलिए उसको फ्लोट पूरे कॉलम को बना देता है। अब एक और यूज केस, मान लीजिए सब कुछ ओके। अब मेरे पास एक फीचर मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, यहां पर कर दिया। मान लीजिए DF इज मैरिड, शादी हो गई। और यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी। ट्रू, ट्रू का मतलब शादी हो गई। फॉल्स मतलब शादी नहीं हुई। अब मुझे यहाँ पर 400 वैल्यू देनी पड़ेंगी। ये कितनी है अभी? दो। तो दो को 400 में कैसे कन्वर्ट करें? रिपीट करके। तो कितना रिपीट कर दूं कि 400 बन जाए? 200। ठीक है। अब इस बार खेल बिगड़ गया। टारगेट कहाँ आ गया? बीच में आ गया, है ना? तो अब वो वाली ट्रिक काम नहीं करेगी आपकी जो आपने रट रखी थी, ये वाली।
df डॉट आई लॉग ऑल रोज ऑल कॉलम्स -1 डॉट वैल्यूज। बिगड़ गया खेल आपका इस बार। ये थोड़ी चाहिए मुझे इस बार। इस बार आपको अब संभल के लिखना पड़ेगा। मुझे कॉलम चाहिए। कौन कौन सा कॉलम चाहिए बताओ। जीरो इंडेक्स का कॉलम चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स का चाहिए, सेकंड इंडेक्स का चाहिए, थर्ड का नहीं चाहिए, फोर्थ वाला चाहिए, -1 चाहिए। अब ये सही है आपका। अब आप इसे अगर प्रिंट कराएंगे तो ये सही निकलेगा। ठीक है, तो ये एक्स हो गया। और सर वाई निकालना जरा। df डॉट आई लॉग ऑल रोज। कौन सा कॉलम टारगेट है, -1 या -2? -2 है इस बार। ठीक है, तो ये एक्स है और ये इसका वाई। अब मैं कुछ कर रहा हूँ, आप देखना क्या होगा क्या नहीं होगा। ये इतना तो कर दिया मैंने, मॉडल को लिया और फिट कर दिया। इस एक्स वाई पर मॉडल को फिट कर दिया। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे? हैं, क्या कह रहे हो? अब देखो क्वेश्चन तो यही आना था, इसीलिए मैंने ये करा दिया है कि सर आपने अभी ये कहा था कि जब तक सारे फीचर न्यूमेरिक ना हो जाएं तब तक मॉडल ट्रेन नहीं होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपने एक फीचर ऐड करा, इज मैरिड। एक तो बस ऐसी नाम दे दिया साइंस देने के लिए, है ना। तो अब अगर कोई फीचर बूलियन कैटेगरी का है तो उसकी इनकोडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बूलियन फीचर में फॉल्स को 0 और ट्रू को 1 कंसीडर कर लिया जाता है। तो इंटरनली हमारा क्या होगा, जब ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में या फ्लोट में, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जितनी भी फॉल्स वैल्यूज हैं वो 0 बन जाएंगी, और जितनी भी ट्रू वैल्यूज हैं वो हमारा क्या बन जाएंगी, 1 बन जाएंगी। इसलिए मॉडल ट्रेन हमारा हो गया। तो यही सिखाना था मुझे इस वाले में, एक्सपेरिमेंट में, है ना, कि हमें न्यूमेरिक फीचर चाहिए, लेकिन वो न्यूमेरिक फीचर तभी चाहिए जब वो कैटेगोरिकल डेटा हो। बूलियन को कैटेगोरिकल नहीं कहते। देखने में लग रहा है कि दो कैटेगरी हैं, एक का नाम है ट्रू और एक का नाम है फॉल्स, लेकिन ये बूलियन कैटेगरी कंसीडर होगी और यहाँ पर 0 1 अपने आप कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी के लिए मैंने ये करके दिखाया था। boolean feature is considered as numeric, false equal to 0, true equal to। हमें इसको एनकोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब हमें अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि सर जो एक्स और वाई पूरे बनकर आए हैं, इनको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करो। ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करो। तो कौन सा मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन है ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करने के लिए? फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट। याद कर लो, उसका प्रोग्राम बनाओ। असंभव। इतने प्रोग्राम बना लो कि याद हो जाए, यही संभव है। जितनी बार ये लाइन लिख लोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगी कि कौन सा मॉड्यूल के अंदर कौन सा फंक्शन है। आप सोचो कि नहीं पहले सर लिख दो, हम याद कर लेंगे फिर बनाएंगे प्रोग्राम। नहीं बनेगा, वो याद कभी होगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होता ना, इतनी सारी चीजें खत्म ही नहीं होंगी। मैं दो दे दूंगा फिर दो और आ जाएंगी, फिर दो और आ जाएंगी। सोचो कब से पढ़ रहे हैं, 6 महीने 8 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते। हर दिन एक नई चीज है याद करने को। हर दिन नया फंक्शन, हर दिन नया मॉड्यूल, हर दिन नई क्लास। और पता नहीं अभी कितना हमने छोड़ दिया होगा।
पता नहीं कितना और रह जाएगा सिलेबस में। ये तो कर सकते हो, यहाँ एस्ट्रिक लगा दो, लेकिन ये बहुत हैवी हो जाएगा ये, सारे फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे। इतने की जरूरत नहीं, मेमोरी क्यों वेस्ट कर रहे हो अपने। ठीक है। क्लाउड पर आप कभी नहीं लिखोगे एस्ट्रिक। क्लाउड करा मैं तो पैसे लेता हूँ, जितना मेमोरी खर्च करोगे उतना पैसा लगेगा। एस्ट्रिक भूल जाते हो क्लाउड पर जाकर आप, कभी नहीं लिखते एस्ट्रिक। एक एक नाम रट कर आओगे क्योंकि वहाँ पैसा लग रहा है, जितना क्लाउड पर डालोगे उतना वो चार्ज कर लेता है। बहरहाल, तो अगर गलती करी हमने तो दे सकते हो। वो तो कन्वर्ट करेगा ही करेगा। आप चाहे फ्लोट में रखो चाहे इंटीजर में रखो, वो इंटरनली क्या करेगा, सारी वैल्यूज को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा ही करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि माइट भी जो आपका मॉडल है स्मार्टली काम करे, पहले इफ से चेक करे, इफ वैल्यूज टाइप फ्लोट देन नो नीड टू कन्वर्ट, माइट भी टाइम बच जाए मेरा। हो सकता है, बेटर है, यानी कि हमें खुद से करना चाहिए। और ये बात आपको और अच्छी समझ में तब आती है जब आप न्यूरल नेटवर्क पे जाते हो, एआई में जाओगे, तो वहां पर स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि फ्लोट ही करना है, नहीं करा तो एरर आ जाएगी, इंटीजर चलेगा ही नहीं, फ्लोट ही करो। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जो हमें फोर्स करते हैं इंटीजर नहीं फ्लोट ही चाहिए। ठीक है, अभी तो हम बहुत सिंपल सिंपल मॉडल पढ़ रहे हैं कि नेवर क्लासिफायर, मतलब बड़ा सिंपल, और इसका कहीं यूज ही नहीं है। ये बस मशीन लर्निंग की भाषा हमें सिखाने के लिए यूज करा जाता है, इसके अलावा कहीं इसका यूज है नहीं रियल लाइफ में, कि नेवर क्लासिफायर मॉडल का। बहरहाल, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, अब देखो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ तो मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमारे बहुत कुछ पढ़ने को है। ये हो गया वाई ट्रेन, वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स कमा वाई रैंडम स्टेट पास कर दी, मॉडल को फिट कर दिया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पर। अब क्या करते हैं, मॉडल को चेक करते हैं, ये मॉडल जो ट्रेन हुआ है बेस्ट फिट में है कि ओवर फिट है कि अंडर फिट है। कैसे चेक करते हैं, एक्यूरेसी स्कोर निकालेंगे। एक्यूरेसी स्कोर किसका निकालते हैं, ट्रेन का भी और टेस्ट का भी। तो एक्यूरेसी स्कोर निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, नहीं, एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन जो हम लिखेंगे उसमें कितने आर्गुमेंट पास करने होंगे, दो आर्गुमेंट। क्या क्या होते हैं वो दो आर्गुमेंट, जिन सैंपल के लिए आप स्कोर निकालना चाहते हैं उन सैंपल का एक्चुअल आउटपुट फर्स्ट आर्गुमेंट में, और उन्हीं सैंपल का प्रिडिक्शन वाला आउटपुट मॉडल से। यानी कि पहले मुझे फिर प्रिडिक्शन भी कराना पड़ेगा, तभी तो होगा हमारा। अब यहाँ पर हमसे कहा गया कि आप एक काम करो, हमारा जो मॉडल है ना उसके अंदर एक मेथड है, अलग से कुछ इंपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं करना, जिसका नाम है स्कोर। मॉडल के अंदर स्कोर नाम का मेथड है जो अपने अंदर से प्रिडिक्शन भी कर लेता है, अपने अंदर से एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन भी कॉल कर देता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर कुछ तो पास करना पड़ेगा, हमने कहा दो चीजें पास करो, जिन सैंपल्स का एक्यूरेसी स्कोर निकालना चाहते हो उन सैंपल्स के फीचर पास कर दो। तो हम ट्रेनिंग का एक्यूरेसी स्कोर निकालना चाहते हो तो ट्रेनिंग के सैंपल का फीचर कहाँ है, एक्स ट्रेन। अब इंटरनली क्या करेगा, खुद से प्रिडिक्ट मेथड कॉल करेगा बिहाइंड द सीन, आपको नहीं बताएगा, खुद से प्रिडिक्ट कॉल करेगा और प्रिडिक्ट के अंदर एक्स ट्रेन पास कर देगा, और जो प्रिडिक्शन आएगा मॉडल से वो कहीं अपना संभाल कर रख लेगा, और फिर एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन कॉल करेगा। तो अब इंटरनली अगर ये एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन कॉल करेगा तो इसको अभी किसकी जरूरत और पड़ेगी,
एक्चुअल आउटपुट की जरूरत पड़ेगी जो ट्रेनिंग के सैंपल थे, यानी कि बाई ट्रेन। तो ये कह रहा है 87%। हमने कहा जरा निकाल के दिखाना स्कोर किसका, टेस्टिंग का। ये लो, टेस्ट के फीचर मैट्रिक्स और टेस्ट का एक्चुअल आउटपुट 88%। बताओ इस मॉडल के बारे में क्या राय दोगे। मॉडल का ट्रेनिंग स्कोर आ गया, ये हो गया ट्रेनिंग स्कोर। हाँ जी। इसमें क्या चीज हाई है क्या चीज लो है। हाई बायस और लो वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच का गैप, 87 और 88, मतलब 1% कहीं ना के बराबर ही मान लो, चल जाएगा ठीक ठाक, कह सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा आ गया जिसने इसी डेटा पर मॉडल को ट्रेन करा और उसने ट्रेनिंग स्कोर 95 ला दिया, अब आपका वाला लो बायस नहीं कहा जाएगा, फिर आपका वाला हाई बायस कहा जाएगा। मशीन लर्निंग की जब मैंने डेफिनेशन दी थी तो मैंने बोला था मशीन लर्निंग में एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज को एक बार करने से जज नहीं करते, आपको एक ही चीज को कई बार करना है। आप करो या आपके जैसे और लोग करें टाइम बचाने के लिए, वो आपका मन। ठीक है, तो अभी आप जो सीख रहे हैं उसके हिसाब से आपने मॉडल को ट्रेन कर लिया। हो सकता है अभी आपको और भी चीजें सिखाई जाएं, फिर आप उनको अप्लाई करके मॉडल ट्रेन करें तो हो सकता है स्कोर बदल जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल यही फैक्ट है कि अगर आपने एक डेटा सेट पर एक मॉडल ट्रेन कर लिया तो आप कभी जज नहीं कर पाएंगे वो बेस्ट फिट है कि अंडर फिट है कि क्या है ना। चलो अभी जो दूर से देखने में लग रहा है वो लग रहा है कि हाई बायस है, अभी हम इसको हाई बायस कह सकते हैं। ठीक है, हाई बायस का मतलब मॉडल कैसा है, बेस्ट फिट, ओवर फिट या अंडर फिट। अंडर फिट हो गया। ठीक है, मॉडल क्या कहलाएगा, ये अंडर फिट। अंडर फिट का मतलब होगा ट्रेनिंग स्कोर पर अच्छा नहीं चलना, अंडर फिट। ठीक है, चलो अब यहाँ तक की कहानी हमारी समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। कौन, स्कोर एक मेथड है, कैनन क्लासीफायर जो क्लास है उसका मेथड है, उसके ऑब्जेक्ट पे चल रहा है तो उसका मेथड हो गया। इसकी प्रैक्टिस करके दिखाओ मुझे अभी, ये डेटा है। नहीं, इसमें आप अभी फंसोगे, इसे छोड़ो, ये अभी नहीं होगा आपसे। ये वाला, ये करो। डेटा है हमारा और इसका नाम है वेदर अंडरस्कोर ट्री। ये मैंने दे भी रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के पास है डेटा वाला,
डेटा सेट सेट किया था, शेयर किया था। लैपटॉप नहीं लाए हो? करो इसे, ये होगा नहीं घर जाके, आप सोच रहे हो। मैं लोड कर देता हूँ, मैं इसका मॉडल ट्रेन करके दिखाऊं मुझे। अभी हम इस पर इम्प्रूवमेंट सीखेंगे, लेकिन पहले जो हम आज सीख रहे हैं फीचर इनकोडिंग, पहले वो अच्छे से सीख लें। अभी ये अच्छा मॉडल नहीं है, अभी मैं इसको और बेटर करना सिखाऊंगा। अभी बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। मान लो हमें क्या करना है, ये प्रिडिक्ट करना है कि कोई भी मैच होगा कि नहीं होगा। मौसम में ओवरकास्ट है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, टेम्परेचर ये है, ह्यूमिडिटी है कि नहीं, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। तो पास्ट में ऐसी कंडीशंस पर मैच नहीं हुआ था, मैच हो गया था, मैच हुआ था, मैच नहीं हुआ था। अब मैं आपको एक नई कंडीशन दूं कि भाई धूप निकल रही है, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, ह्यूमिडिटी मान लो यहाँ पर नॉर्मल है, और विंडी फॉल्स, हवा नहीं चल रही है। बताओ मैच होगा कि नहीं होगा? तो मॉडल को इस डेटा पे ट्रेन करना है, और फिर मॉडल से इस सैंपल का क्या कराना है, प्रिडिक्शन कराना है। करो इसे फटाफट, ट्रेन करके दिखाओ। ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करना करना नहीं करना, मेन है कि आप इस डेटा को ट्रेन कर पाए। भले ही पूरे डेटा को ट्रेनिंग डेटा मान लो, 12 सैंपल हैं, पूरे डेटा को ट्रेनिंग डेटा मान लो, 14 सैंपल है टोटल, है ना। इसे करो, मैं आता हूँ अभी। यहाँ पर देखो, एक और डेटा है मेरे पास, लोन अप्रूवल का। लोन अप्रूवल का मतलब हो गया कि किसी ने बैंक में अप्लाई करा लोन के लिए। अब बैंक वाला भी मशीन लर्निंग यूज करना चाहता है इस काम को करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम मॉडल को उस कस्टमर का पूरा फॉर्म इनपुट करा दें। कस्टमर की, हमारा सैलरी कितनी है, उसका फैमिली डिपेंडेंसी कितनी है, उसके और लोन चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो जो जो सारा इनपुट है वो सब मॉडल को दे दिया। मॉडल बताए कि इसका लोन अप्रूव करें या ना करें। अब कैसे बताओगे? तो हम क्या करेंगे, हम मॉडल को पास्ट में जो लोन्स की एप्लीकेशंस आई थी, उन एप्लीकेशंस का क्या अप्रूवल हुआ था या नहीं हुआ था, वो सब सिखा देंगे। तो पहले हमारा मैनुअली ह्यूमंस ने क्या करा होगा, जितने भी हमारी लोन की एप्लीकेशन आई उनको पढ़कर उनको रिजेक्ट करा होगा या उनको एक्सेप्ट करा होगा। तो वो सारा डेटा क्या करना है, सारा डेटा आप किसको दे दो, मॉडल को दे दो। मॉडल सीख गया कि कौन कौन सी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर होती हैं और कौन कौन सी किस तरह की हमारी एक्सेप्ट होती हैं। अब अगली बार इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। नया फॉर्म आया एप्लीकेशन, मॉडल को दो तो बता देगा अप्रूव्ड या रिजेक्टेड। उस पर्पस के लिए ये डेटा हमारे पास है। और इसमें देखो 600 रोज आ गई, संख्या बढ़ रही है। 20, 20 से 400, 400 से 600, इससे अगले वाले में 5,000 है, उससे अगले वाले में 2 लाख है। 2 लाख वाले में आप सबका लैपटॉप हैंग कर जाएगा, दो चार कहीं चलेगा बस, बाकी सबका हैंग हो जाएगा। इवन कई बार तो मेरा ही हो जाता है ना। बहरहाल, अब यहाँ पर देखो, जो सीखने वाली चीज है इसमें, फीचर और टारगेट को पहचानो। फीचर और टारगेट कौन है? ये कौन है? टारगेट, कि लोन को अप्रूव करना है कि नहीं करना है। बाकी सब बच गए, वो क्या है मेरे, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि आज तक हमने ऐसे ही सीखा है, तो हम मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, लोन आईडी। लोन आईडी से मॉडल क्या सीखेगा ये बताओ। ये तो इट इज लाइक रोल नंबर, सीरियल नंबर हो गया। तो इसको अगर आप फीचर बनाकर लेके जाओगे, तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो मॉडल की, उसका टाइम खराब कर रहे हो, मेमोरी कंज्यूम करा रहे हो, क्या फायदा है ऐसे करके। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कोई और ऐसा है जिसमें, अरे सर बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट और है कि मॉडल मिसिंग वैल्यू पर ट्रेन नहीं होता। अगर आपके मॉडल में जितने फीचर दिखाए गए हैं उसमें कहीं भी मिसिंग वैल्यू आ गई, तो मिसिंग वैल्यू वाला डेटा फिट नहीं होगा, क्योंकि मिसिंग वैल्यू पर कोई मैथ नहीं चलती। तो सर इसमें अभी दो कमियां हैं। एक तो
कुछ ऐसे फीचर हैं जिनको फीचर हमें मानना ही नहीं है, और कुछ ऐसे फीचर हैं जो फीचर तो हैं लेकिन उनमें वैल्यू गिवन नहीं है, हमें उनको सही करना है। और देखो 3 प्लस, 3 प्लस कैसे चल जाएगा? ये न्यूमेरिक है नहीं, देखने में लग रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्लीनिंग, यानी कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर एक स्टेप फीचर इनकोडिंग था, एक स्टेप ये आ गया डेटा क्लीनिंग, एक स्टेप और आ गया फीचर सिलेक्शन, फीचर को सेलेक्ट करना। सारे फीचर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, जो अनइम्पोर्टेंट, हमारे जो रिलेवेंट फीचर्स नहीं है, जिनका कोई सेंस नहीं है मॉडल ट्रेनिंग में, उनको आप मत लेकर जाइए, तो उसे बोलते हैं फीचर सिलेक्शन। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर के सारे फेज हैं। सबसे ज्यादा टाइम तो सर इसी में लगता है, मॉडल ट्रेन करने में तो शिफ्ट एंटर करना, एक लाइन लिखनी है बस, है क्या उसमें? मॉडल ट्रेनिंग तक अगर आप डेटा को लेकर आ गए तो सारी जंग जीत लिया आपने, कुछ बचा नहीं अब। तो ज्यादा टाइम मशीन लर्निंग इंजीनियर का जो लगता है वो किस पे लगता है? हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग पे लगता है। सबसे क्रुशल जो फेस होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है। ये सही कर लिया आपने तो मान के चलो मॉडल सही फिट हो ही जाएगा आपका। ज्यादातर गलतियां फ्रेशर इसी में करते हैं। होता क्या है, फ्रेशर को ऐसा डेटा दे देते हैं जो पहले ही सब कुछ सेट है, उसे लगता है सब आसान है। बट जो इंडस्ट्री का डेटा होता है, जो रियल टाइम का डेटा होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें ऐसी सिचुएशन होगी जो अब आपने दिखाई दे रही है आप। इसमें सब कुछ आ गया, इसमें फीचर सिलेक्शन भी आ गया, इसमें देखो फीचर इनकोडिंग भी आ गई, फीचर इनकोडिंग करनी पड़ेगी ठीक है, फीचर इनकोडिंग इसकी भी करनी पड़ेगी। सर इसमें बहुत करनी पड़ेगी, हमने कहा मिसिंग वैल्यू हैंडल करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें भी हमें देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, तब जाके ये अच्छा मॉडल बनकर तैयार होगा हमारा। चलो, अभी आज इतना रख पाएंगे, कल एक्स्ट्रा टाइम मैं दूंगा आपके लिए, तो एक काम करिएगा, कल 2:30 बजे ज्वाइन करिएगा, 2:30 PM पर। आप अपने एंड पर इस डेटा को लोन अप्रूवल वाले पर मॉडल ट्रेन करना, नहीं तो कल मैं करके दिखाऊंगा, आज इतना रखेंगे। कल आइएगा 2:30, ठीक है? आ जाइए। हिमांशु, छोटा क्वेश्चन तो पूछ लेना, बड़ा क्वेश्चन तो कल ही पूछना है ना। आ जाओ। क्वेश्चन था जैसे कि हम टेम्परेचर एप्लीकेशन बनाते हैं। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, क्या कहना चाह रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। सर मैं टेम्परेचर अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, टेम्परेचर एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग। तो शुरू के 2 लेटर अच्छी आवाज में आ गए, उसका फिर डाउन हो गई आवाज। मैं ये कह रहा था सर, ये audible? एक बार फैन ऑफ करना, 1 मिनट रुको, ऊपर वाला भी करो, नीचे वाला भी करो, ये भी हाँ, फैन फैन बीच वाला। हाँ। ऑडिबल सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा था जैसे कि हमने एप्लीकेशन एक कोड लिखा है जिसमें हमें टेम्परेचर लिखना है कि टेम्परेचर में अगर एक लिमिट देनी है क्या 45 से या 40, एक लिमिट दी थी कोई भी हमने, अगर उससे ज़्यादा जाता तो हमें अलर्ट मैसेज देना चाहिए। वो अगर उसको हम कैसे यूज़ करेंगे उस कोड का थोड़ा कुछ एक थोड़ा सा वो समझा अरे देते। ये चीज मशीन लर्निंग की है, हाँ कहाँ पर यूज करना है मशीन लर्निंग में? सर, ये क्वेश्चन मेरे को इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग पूछा गया था एमएल में। प्री प्रोसेसिंग में आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं भाई, जो भी आपने अपने किसी कॉलम पर लिमिट लगानी है वो प्री प्रोसेसिंग में आप लगा सकते हैं, ठीक है? अगर कोई सर वैल्यू उस रेंज से बाहर हो रही है तो आप कोई एरर मैसेज या जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं उसमें। अलर्ट में से एक एज एग्जांपल, या फिर आज आप समझा दें या कल समझा सकते हैं आप एज अ प्रोग्राम, इसी अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम, अगर आपके पास आपको कोई इशू ना हो तो। अर्पण बताइए। सर आवाज आ रही है? हाँ बताइए। सर जो हम वाला जो चलाए थे सर, डॉट मैप करके चलाए थे ना पांडा में सर, तो वहाँ पे सर रिप्लेस भी चला सकते हैं ना सर? रिप्लेस भी फंक्शन आता है ना सर उसमें, की वैल्यूज में हम करते हैं। आया किसी को समझ में? थोड़ा सा ना आवाज का इशू हो रहा है, मुझे लग रहा है अपने एंड पर या मेरे एंड पर, जो भी है, बट क्लियरिटी नहीं आई, क्या पूछा आप? सर जो हमने मैप करके चलाया था ना, जहाँ पे सर की वैल्यू इनपुट रखा था सर हमने,
मैप वाला सर, जेंडर मेथड में मेल की जगह 0 और फीमेल की जगह 1 किया था ना सर? नहीं आ रही सर लास्ट आवाज? इनकोडिंग जो पढ़ाई थी, हाँ। हाँ सर, तो उसमें सर मैप की जगह रिप्लेस भी चला सकते हैं ना सर, जो रिप्लेस भी आता था उसमें सर? उसमें मैप की जगह रिप्लेस भी यूज कर सकते हैं क्या सर? रिप्लेस, रिप्लेस फाइंड में रिप्लेस फंक्शन होता है ना सर? सर आप रुको, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो, है ना, क्यों क्लियरिटी नहीं है वॉइस। बस इतना समझ में आ रहा है आप कुछ कह रहे हो, लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था इतना समझ में आया, इनकोडिंग समझ में आया, बट पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आया। अब एक मुझे काम नहीं आ रही करिए, सर कल आवाज। कल आप ज्वाइन कर लिएगा, है ना, 10 मिनट पहले आप 2:20 पर ज्वाइन कर लेना, एक बार हम और अच्छे से डिस्कस, ठीक है। ठीक है।